नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़। और इसी बीच बता देते हैं आपको सीतापुर से खबर, जहां पर सीतापुर पहुंचे हैं शंकराचार्य अवय मुक्तेश्वरानंद और वाराणसी जाते समय भक्त के घर रुके शंकराचार्य। गौ माता पर अत्याचार को लेकर बोले शंकराचार्य, गौ रक्षा करने वालों को दी वोट। और अवय मुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि सनातनी हिंदुओं से की आह्वान की अपील, गौ रक्षा करके ठोस कदम उठाने की अपील और वकालत भी की है। तो देखा जा रहा है कि गौ रक्षा के लिए लोगों से अपील। सनातनी हिंदुओं से आह्वान किया है, उनसे अपील की है कि गौ माता की रक्षा करें। शंकराचार्य की ये अपील, गौ रक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने को लेकर के भी वकालत की है। सीतापुर पहुंच के गौ माता की सेवा और सुरक्षा को लेकर के लोगों से अपील करते नजर आए हैं शंकराचार्य। दीपक गुप्ता इस पर हैं। दीपक, जिस तरह से देखा जा रहा है कि शंकराचार्य सीतापुर पहुंच करके सबसे पहला कदम उन्होंने गौ सुरक्षा, गौ रक्षा की बात कही है। आपको बता दूं कि आज मुक्तेश्वर शंकराचार्य जी सीतापुर जिला पहुंचे थे। वहां पर वह वाराणसी से बरेली जाते हुए अपने एक शिष्य के घर पहुंचे। वहां पर उन्होंने काफी देर तक समय बिताया, शिष्य से बात की, वहां स्थानीय लोगों से भी काफी बातें की। जब मीडिया के लोगों के द्वारा मुक्तेश्वरानंद जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि भारत में गौरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और गौरक्षा की सेवा के लिए समर्पित जो प्रत्याशी और मतदाता है उनको ही वोट करना चाहिए। बिल्कुल दीपक, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सीतापुर पहुंचे हैं शंकराचार्य और ये भी देखा जा रहा है कि उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि गाय की रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। और राजधानी लखनऊ से आ रही है इसी बीच खबर, संस्थान कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाई गई है। अब 60 वर्ष की आयु में होगी सेवानिवृत्ति। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी का ऐतिहासिक फैसला कहा जा सकता है इसको। अन्य विभागों की तरह बराबरी का लाभ भी मिलेगा। तो अपर मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार इसका प्रस्ताव तैयार किया और अब मंजूरी मिलती नजर आ रही है। अगली कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव भी रखा जाएगा। तो ऐतिहासिक फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलता जाएगा। इस प्रस्ताव के माध्यम से कर्मचारियों में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर भी देखी जा सकती है। भाषा संस्थान कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र अब चूंकि 60 वर्ष कर दी गई है, तो अब 60 वर्ष की आयु होगी सेवानिवृत्ति की। ये ऐतिहासिक फैसला है। तो अन्य विभागों की तरह बराबरी का जो लाभ है वो दिया जाएगा कर्मचारियों को, सीधा लाभ उन तक पहुंच सकेगा। अपर मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार ने प्रस्ताव तैयार किया और जब अगली जो बैठक होगी कैबिनेट की, उस पर यह प्रस्ताव भी रखा जाएगा। तो हजारों कर्मचारियों को, एक बड़ी तादाद में कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलता नजर आएगा और खुशी की लहर भी इस फैसले के माध्यम से देखी जा सकती है। सलाहकार हमारे साथ के बख्श सिंह जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है ये ऐतिहासिक फैसला है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से और अब उम्र चूंकि बढ़ा दी गई है, 60 वर्ष कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों के चेहरे पर भी की लहर देखी जा सकती है। ऐसा करने के पीछे क्या मंतव्य हो सकता है? इस पे हम बाद में बताएंगे आपको। जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से पहले देश स्वतंत्र होने के बाद 58 साल उम्र पे लोग रिटायर होते थे। उसके बाद राज्य सरकार ने वो सभी कर्मचारियों को, चाहे पीसीएस हो और चाहे राज्य कर्मचारी हो, चाहे टीचर हो, 58 साल रिटायर होते थे। कि सरकार ने फैसला लिया कि आयु सीमा बढ़ा करके 60 वर्ष की जाए, जिसमें आईएएस, पीसीएस और जितने कर्मचारी है सब 60 वर्ष में। लेकिन स्वतंत्र हुआ, भाषा संस्थान के कर्मचारियों की आयु सीमा जो है 58 वर्ष थी। तो उसके बाद योगी सरकार का स्वतंत्रता के इतिहास में पहला है
कि राज्य का समानता कर मिल गई, सारे कर्मचारी समान हो गए हैं। भाषा संस्थान कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु सीमा कर दी गई। इसका एक प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेजा गया है और कैबिनेट की अगली बैठक मंगलवार को इसमें प्रस्ताव हो जाएगा और प्रस्ताव पारित को हरी झंडी मिल जाएगी और भाषा संस्थान के कर्मचारियों को भी अन्य कर्मचारियों के बाद 60 वर्ष में ही का लाभ मिल सकेगा। बिल्कुल सर, लेकिन एक बहुत जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। कर्मचारियों में फैसले खुशी की लहर चूंकि देखी जा सकती है। भाषा संस्थान कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ा दी गई है। और बरेली से है खबर, जहां पर हाफ एनकाउंटर में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के घर सामने रहता था आरोपी रफीक। बच्ची को चीज दिलाने के बहाने ले गया था आरोपी और वारदात को अंजाम देकर जिला छोड़ने की तैयारी भी थी। मुखबिर से सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की। आरोपी से 315 बोर की तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। तो बच्ची की आपबीती सुनकर सभी परिजन जो हैं वो दंग रह गए। बरेली थाना बारदारी क्षेत्र का ये मामला। दीपक खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बरेली से। बच्चे की आपबीती सुनकर परिजन दंग रह गए। बरेली के थाना बारदारी के क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 315 बोर की तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है आरोपी के पास से। पीड़िता के घर के सामने आरोपी रफीक रहता था, ऐसा बताया जा रहा है। बच्ची को चीज दिलाने के बहाने आरोपी अपने साथ ले गया था। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद बरेली में अपराध व अपराधियों के रोकथाम हेतु सतत अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में आज मुखबिर से एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना बारादरी पर पंजीकृत क्राइम नंबर 589/25 वांछित अभियुक्त रफीक अहमद सनाफ नबी अहमद, जो हजियापुर का रहने वाला है, पीलीभीत बाईपास रोड से कहीं भागने की फिराक में है। इस पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई। घेराबंदी में खुद को फंसते देख द्वारा फायरिंग की गई और फायरिंग करते हुए 99 बीघा की तरफ भागने की कोशिश की गई। इस पर पुलिस बल द्वारा सिखलाए गए तरीके से व भौगोलिक टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी और उसको घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। दीपक चतुर्वेदी इसी खबर पर हमारे साथ हैं बरेली से। दीपक, जिस तरह से देखा जा रहा है, बच्ची को चीज दिलाने के बहाने आरोपी अपने साथ ले गया था और चूंकि ये पड़ोसी भी बताया जा रहा है। कार्रवाई की बात कर ले तो कार्रवाई किस तरह से की जा रही है और बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची की हालत थोड़ा सा ठीक नहीं है। उसको जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है और डॉक्टरों की देखरेख में है। वहीं पर बताते हुए चले कि बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में इंसानियत को एक शर्म करने वाली घटना सामने आई है। जो बच्ची के घर के सामने ही एक घर था, वहां पर वो मुंह बोले चाचा के यहाँ गई थी और वहां से जो है वो उनको मतलब चीज दिलाने के बहाने फिर अपने घर लेके गया और घर ले जाकर जो है उसके साथ दुष्कर्म की घटना पारित करी है। जी बहुत बहुत दीपक पूरी जानकारी देने के लिए। खबर बरेली से बता रहे हैं आपको। बच्चे की आपबीती सुनकर दंग रह गए परिजन और साथ ही बरेली के थाना बारदारी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जालौन से आ रही है खबर। बीती रात चोरों ने सूने पड़े घर को अपना निशाना बना लिया। मकान के ताले तोड़कर जेवरात सहित नकदी भी पार कर दी। वहीं घर में लगे सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर निकाल ले गए थे चोर। गृह स्वामी श्याम सिंह भंडारे में शामिल होने गए थे बाहर। वहीं खाली पड़ा मकान देखकर चोरों ने धावा बोल दिया और इसी के साथ ही साथ वारदात को अंजाम दिया। घर वापस पहुंचने पर सारा सामान अस्त व्यस्त मिला तो आनन फानन में सूचना देकर पुलिस को भी बुलाया गया। वहीं पुलिस फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुट गई। जय नारायण गेस्ट हाउस के पास ये बड़ी चोरी की घटना हुई है। सर शाम को उधर मैं ससुराल गया था भंडारे में जी, रात को आ नहीं पाया।
उसकी वजह से मकान पूरा बंद था जी। क्या क्या चोरी हुआ? चोरी नकदी 40-50 हज़ार रुपये थे, कुछ जेवर था, जी जेवर भी था उसमें और पैसे भी थी नगद। जी। मैं बाहर से आया था इसलिए ये सब हुआ है। अच्छा, और कुछ चोरी हुआ? नहीं और सामान तो कुछ नहीं हुआ, जेवर और वगैरह पैसा वगैरह ये सब चोरी हुआ। लॉकर वॉकर सब तोड़े गए, सब हर चीज़ तोड़ गए। अच्छा, आपके घर में कैमरे तो लगे होंगे? कैमरे लगे थे, CBR भी ले गए वो तोड़ के, वो रिकॉर्डर सभी कुछ ले गए वहाँ से। तो आनंद फानन में सूचना देकर पुलिस को भी बुलाया गया। खबर से और बता रहे हैं आपको, फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची, मुआयना कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। तो घटना जब अंजाम दिया गया उस वक्त घर खाली पड़ा हुआ था, तो सुने घर को निशाना बनाया है चोरों ने। वाजिद अरमान इसी खबर पर है। वाजिद, जिस तरह से देखा जा रहा है सुनसान घर पड़ा हुआ था और चोर ने सुनसान घर पाकर के चोरी को अंजाम दिया है, क्या पहले से रेकी की गई थी? जी बिल्कुल वंदना, आपको बता दें कि ये चोरी जो है कोई पहली चोरी नहीं है। जिले के अंदर पिछले कई दिनों से लगातार चोरी और छीना झपटी लूट के मामले कई लगातार चल रहे हैं। इसी को लेकर एक मामला भी आज सामने आया है, जहां पर कुछ लोग जो रहने वाले थे घर के, वो शादी में कहीं गए हुए थे, जहां पर उन्हें मौका देख के चोरों ने पहले से बताया है कि पहले से ही रेकी करके देखे हुए थे कब इनका मकान खाली होगा, कब ये शादी में जाएंगे, उसके बाद फिर घर को साफ कर देंगे। वही हुआ जो जब ये लोग बाहर कहीं गए तो मौका देख के चोरों ने उनके घर पर जो है और वहाँ पर जो भी इनके पास सामान उनको मिला वो लेकर भारी जेवरात और रुपया लेकर वहाँ से फरार हो गए। हालांकि इस मामले में पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने घटना पे आके छानबीन शुरू कर दी है और आश्वासन दिया है कि जल्दी चोरों को पकड़ा जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया माजिद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। वहीं खाली पड़ा था मकान, उसने धावा बोला और सामान को पार कर दिया। औरैया से है खबर, जहां पर सरकारी विभागों में टेंडर प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है। पीली की जगह सफेद प्लेट वाली गाड़ियां इस्तेमाल की जा रही हैं। परिवहन नियम और MV एक्ट का भी उल्लंघन किया जा रहा है। साफ तौर पर देखा जाए, औरैया से आपको एक खबर बता रहे हैं, टेंडर गाड़ियों पर होना चाहिए वाणिज्यिक यानी कि पीला परमिट। मिली भगत से इस्तेमाल हो रही है निजी गाड़ियां। वहीं दोषियों पर 10,000 तक की जुर्माना है और पकड़े जाने पर वाहन को सीज भी किया जा सकता है। धारा 66 और 192A के तहत उल्लंघन माना जा रहा है और ये दंडनीय अपराध भी है। जांच की मांग उठने से विभागों में चर्चा भी शुरू हो चुकी है। तो RTO और परिवहन विभाग जल्द संज्ञान ले सकता है पूरे मामले को लेकर के। तो जल्दी सख्त कार्रवाई होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। तो धारा 66 और 192A के तहत उल्लंघन है, दंडनीय अपराध है, जिसको लेकर के अब जांच की मांग उठनी शुरू हो गई है विभागों में। RTO और परिवहन विभाग इस पर जल्द ही संज्ञान ले सकता है। उमेश अवस्थी इसी खबर पर है। उमेश, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि औरैया में सरकारी नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले के कई विभागों में टेंडर प्रक्रिया के तहत टैक्सी परमिट गाड़ियों की जगह पर जो सफेद नंबर प्लेट गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार नियमों के अनुसार टेंडर में लगी गाड़ियां हैं, उनकी जो नंबर प्लेट है वो पीली प्लेट होनी चाहिए, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अधिकारियों के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से सफेद प्लेट वाली जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनसे सरकारी काम को किया जा रहा है। इस पर सीधे तौर पर परिवहन नियम मोटर व्हील एक्ट का जो उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं अगर मोटर व्हील का जो उल्लंघन करते या दोषी पाए जाने पर 10,000 रुपए तक जुर्माना और वाहन सीज होने तक की कार्रवाई है। लेकिन खुद जो नियम का जो पालन कराने वाले अधिकारी है वो खुद नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रशासनिक मिली भगत की भी आशंका सामने आई है। मामले की जांच की जो मांग है वहाँ जनपद के जो लोग हैं उनके द्वारा तेजी से कर दी गई है। वहीं परिवहन विभाग एवं RTO ने भी जो
जो खबर है के न्यूज ने जो खबर दिखाई थी वो उसका संज्ञान भी लिया है, लेकिन सबसे बहुत बड़ी शुक्रिया बात है उमेश कि पूरी जानकारी साझा करने के लिए। औरैया से ये खबर बता रहे हैं आपको, पीली की जगह प्लेट वाली गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं और अब चूंकि संज्ञान लेने की भी बात सामने आई है। वहीं ढाबा संचालक साहिल यादव ने बताया कि सोनम रघुवंशी पैदल चलकर उसके ढाबे पर रात में आई थी और काफी परेशान लग और कुछ देर बाद उसका मोबाइल मांगकर अपने भाई से फोन किया और उसके बाद भाई ने उसके ढाबे का लोकेशन पूछा और उसके भाई ने कहा कि इसकी जानकारी आप पुलिस को दे दीजिए। इसके बाद साहिल ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी और कुछ देर बाद 112 पुलिस आई और सोनम रघुवंशी पूछताछ करने के बाद उसे अपने साथ लेकर चली गई। कुछ देर बाद रिलैक्स होने के बाद सोनम ने बताया कि उसे राजा और सोनम दोनों एक साथ थे और कुछ लोग उसके ज्वेलरी को चोरी करने या चोरी की ही है और उसके पति की हत्या कर दिए और उसके बाद वह कहाँ थी उसे खुद नहीं पता और आज उसे आया है। 1 बज रहा था और जो सोनम रघुवंशी है वो रात के 1 बजे पीछे रोड से आ रही थी पैदल। फिर वो मेरे पास आती हैं और पूछती है, मतलब मेरे हेल्प मांगती है, मोबाइल मांगती है। हम पूछते हैं क्या हुआ आपका मोबाइल, बोलती है मेरा मोबाइल चोरी हो गया है और थोड़ा अर्जेंट है, आप बात करा दीजिए। तो उनके फैमिली पर मतलब वो नंबर बताती है, हम कॉल करते हैं और वो बात करती है। कुछ देर करती है फिर वो बहुत ज़्यादा भावुक होकर रोने लगती है। फिर वो बात नहीं कर पाती तो हम उनके फैमिली से बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ पे कॉल लगा है, तो एड्रेस बताते हैं, यहाँ का अपना एड्रेस बताते हैं। फिर इतना ही बात होता है, फिर कॉल कट हो जाता है। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का कॉल आता है, बोलते हैं कि हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, मतलब जिस जहाँ पे हैं। तो फिर वही बोलते हैं कि आप एक बार लोकल थाने पे कॉल करके इन्फॉर्म दे दीजिएगा। तो हम 112 पे कॉल करते हैं। कुछ देर बाद पुलिस आते हैं और फिर उसके बाद वही लोग बातचीत करते हैं, फिर उनको लेके। और इकरार खान इसी खबर पर है। इकरार जिस तरह से देखा जा रहा है और ढाबा संचालक की सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी और सोनम ने जिस तरह से बताया, अपने जो भावुक होकर बताया और भाई ने कॉल से उन्होंने मदद भी मांगी थी। अभी तक की अगर अपडेट की बात कर लें तो क्या कुछ अपडेट आपको मिल पाया है? गाजीपुर के थाना नंदगंज के काफी ढाबा पे कल रात को सोनम 1 बजे तकरीबन पहुंची। उसके बाद उन्होंने वहाँ 2 से 3 कस्टमर थे, उनसे हेल्प मांगी लेकिन कोई हेल्प नहीं दिया। उसके बाद जो चाय संचालक था साहिल यादव, उनसे उन्होंने कहा कि मुझे अपने घर में बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि नंबर आप बताइए, तो उन्होंने नंबर बताया। उसने अपने मोबाइल से फोन लगा के बात करा। उसके बाद मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट बात करने के बाद उन्होंने भावुक होकर उसके बाद मोबाइल छोड़ दिया। उसके बाद उस मोबाइल पे दोबारा सोनम का भाई फोन करता है। उसके बाद बोला कि आप कहाँ से हैं, क्या है, तो सब लोकेशन अपडेट करता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप नजदीकी थाना पे मैसेज दे दीजिए। उसके बाद होटल संचालक ढाबा संचालक ने 112 पे कॉल किया। उसके बाद वहाँ पुलिस पहुंचती है 25 मिनट के बाद। उसके बाद हुआ आगे, उसके बाद पुलिस उनसे बातचीत करके उनको थाने ले जाते। थाने के बाद उनको कॉन्टा स्टाफ सेंटर लेके पहुंचाया था। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। इकरार गाजीपुर से खबर बता रहे हैं आपको, ढाबा संचालक की सूचना पर पुलिस भी पहुंची और वहीं सोनम भावुक नजर आई। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में यूपी के ललितपुर के तार जुड़े हुए पाए गए हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक आरोपी आकाश और राजपूत ललितपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। मेघालय हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मेघालय की शिलांग पुलिस ने ललितपुर तहसील महरौनी के अंतर्गत चौकी गांव से एक ही परिवार के 4 आरोपियों में से एक आरोपी आकाश राजपूत को गिरफ्तार करके ले गई और यह लोग इंदौर में एक ट्रांसपोर्ट में काम करते थे। 4 आरोपी में से एक आरोपी को सागर से, एक आरोपी को ललितपुर के महरौनी और अंतर्गत चौकी गांव से और 2 आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को गाजियाबाद के गाजीपुर थाना क्षेत्र के ढाबे से गिरफ्तार किया गया है। शिलांग के होटल की सीसीटीवी फुटेज देखिए और 22 मई को हत्या से पहले राजा रघुवंशी और पत्नी सोनम बाइक से घूमने के लिए निकल रहे थे। तभी सोनम मोबाइल पर चैट करती नजर आई। आशंका है कि वो सुपारी किलर्स को लोकेशन शेयर कर रही थी और इसी दिन दोनों लापता हो गए थे। 2 जून को राजा की बॉडी भी मिले थे।
और वही खबर बहराइच से, जहां पर मोतीपुर क्षेत्र के दोदरा पुल के पास ट्रक में लगी आग। रेलिंग से आने के बाद ट्रक में लगी आग धू धू कर जली और ट्रक में लदे साइकिल, टायर व अन्य सामान जलकर राख हो चुके हैं। चालक को नींद आने से टकराने के बाद भीषण आग लगी। वहीं तेज लपटों के बीच ट्रक पूरी तरह जल चुका था। देर तक बताया जा रहा है, देर तक ट्रक पर लदा सामान धधक कर जलता रहा। नानपारा लखीमपुर मार्ग पर लंबा जाम इस दौरान देखा गया और मोतीपुर पुलिस ने रायबोझ से रूट डायवर्जन किया। 35 किलोमीटर घूमकर जिला मुख्यालय पहुंच रहे लोग कन्या नहर पर भी जाम लगा है। पीएसी इस दौरान मौजूद है। बहराइच से खबर, मोती पुलिस ने रायबोझ से रूट डाइवर्ट किया है। और फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।